इसमें से बताइए जो अब तक हम कर चुके, आपके जहन में कोई सवाल है तो। है कुछ पूछने वाला? सब ठीक है। हमने ये भी देख लिया, ये भी, 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 ये करना नहीं। और अब हम यहाँ पे हैं, इसी के अंदर ये दोनों भी शामिल होंगे। पेज नंबर है 615। 519। अच्छा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या होती हैं ये तो हमने शुरू में भी पढ़ रखा, याद है आपको? हमने बेसिक सी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाई भी थी। और उसमें हमने क्या क्या बनाया था? स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बनाई थी और स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम बनाई थी। स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में हमने सेल्स लिया, कॉस्ट ऑफ सेल्स लिया, ग्रॉस प्रॉफिट आ गया, एडमिन सेलिंग के खर्चे लिए, और हमारे पास नेट प्रॉफिट आ गया। ये जो नेट प्रॉफिट है इसको उठा के हम यहाँ ले आए। इक्विटी प्लस लायबिलिटी का सेक्शन है। इक्विटी के अंदर हमने लिखा कैपिटल, उसमें प्लस किया प्रॉफिट ये वाला, और लेस की ड्राइंग, तो हमारे पास कैपिटल निकल आया। और फिर उसके बाद हमने एसेट्स में नॉन करंट एसेट्स और करंट एसेट्स जो हैं उसकी एक डिस्टिंक्शन रखी, और यहाँ पे इसी तरह नॉन करंट लायबिलिटीज और करंट लायबिलिटीज की एक डिस्टिंक्शन रखी, और इसके अंदर जो भी लायबिलिटीज हैं और इसके अंदर जो भी एसेट्स हैं। ये बेसिक एक चीज थी जो कि हमने ऑलरेडी माजी में शुरू में पढ़ ली हुई है। ये चीज आपके जहन में है, इसी की हमने प्रैक्टिस करनी है विद दिस चैप्टर। ये सारा कुछ वही है जो ऑलरेडी आप जानते हैं, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है जो आपको ना मालूम हो। ये जैसे एक फॉर्मेट आपके सामने आ रहा है, ये चीज वही जिस तरह भी मैंने एक फॉर्मेट आपके सामने बनाया है। जो अहम बात है वो ये है कि हम इसका कोई प्रॉपर क्वेश्चन देखते हैं और उसको हल करते हैं। चलो, चलें यहाँ से आगाज करते हैं मुख्तसर सवाल। स्टीवन ची, the following trial balance was extracted from the main ledger of Stephen Chi, a sole trader as at 31st May 2013 at the end of the financial year। तो आपका जो ईयर खत्म हो रहा है ये पता चल गया हमें कि 31 मई 13 पे है। ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है, और इसमें एक और अहम बात यह है कि ये डाटा थाउजेंड्स में दिया हुआ है, जेल में रहे। जब डाटा थाउजेंड्स में दिया हुआ हो तो गलती क्या हो सकती है कि
कुछ इन्फॉर्मेशन अदर देन थाउजेंड्स में प्रोवाइड कर दी जाती है बाज़ का। मसलन मैं देखता हूँ शायद इसमें भी ऐसा हुआ हो। मसलन यहाँ पे देखें ये किया हुआ है, लिखा हुआ है देयर आर एक्रूड वेजेस ऑफ ₹8 लाख। ये थाउजेंड्स में नहीं है, ये तो पूरा 8 लाख रुपए दिया हुआ है। तो जब मैं इसको क्वेश्चन में यूज करूंगा तो कैसे करूंगा, मैं इसका ये 3 सिफर गायब समझूंगा तो मैं इसको 800 के तौर पर डील करूंगा, क्योंकि क्वेश्चन थाउजेंड्स में हल हो रहा है। तो फिर हो सकता है किसी तरह, हो सकता है कोई नंबर मिलियंस में दिया हुआ, तो फिर मुझे उसको भी थाउजेंड, मुझे तो सारा का सारा सवाल थाउजेंड्स में हल करना है। लेट्स से अगर मैं यहाँ पे आपको यूं बता दूं 42 मिलियन, अब मैं इसको क्या लिखूंगा, क्या लिखूंगा इसे जी, 42,000 लिखूंगा, क्योंकि 42 मिलियन का मतलब है 42 के आगे 6 सिफर, और थाउजेंड के लिए 3 सिफर खत्म कर दूंगा तो वो 42,000 हो जाएगा। तो मुझे इस चीज का ख्याल रखना है कि जो मेरा क्वेश्चन हल हो रहा है वो सारा 1 यूनिट में हल होना चाहिए, तो ये 42,000 हो जाएगा। इसी तरह ये 3 लाख हो जाएगा, और द सेम विल बी एप्लीकेबल एवरीवेयर। ओके, सो लैंड एंड बिल्डिंग की कॉस्ट दी हुई है, इक्विपमेंट दिया हुआ है, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन दी हुई है लैंड एंड बिल्डिंग की भी और इक्विपमेंट की भी, परचेजेस दी हुई है, रेवेन्यू दिया हुआ है, इन्वेंट्री ओपनिंग दी हुई है 1 जून की 2012 की, ये ओपनिंग है। फिर डिस्काउंट अलाउड है, डिस्काउंट रिसीव्ड है, रिटर्न आउटवर्ड यानी कि परचेज रिटर्न है, वेजेस एंड सैलरीज हैं, बैड डेट्स हैं, लोन इंटरेस्ट है, अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं, ट्रेड पेएबल है, ट्रेड रिसीवेबल है, कैश इन हैंड, बैंक ड्राइंग, अलाउंसेस फॉर डाउटफुल डेट भी है, और 7% लॉन्ग टर्म लोन है, कैपिटल ओपनिंग है, और फिर नीचे उसने कुछ फर्दर एडजस्टमेंट्स दे दिए। ये जो नीचे कुछ एडजस्टमेंट प्रोवाइड कर दी जाती हैं, इनकी नौयत ये है कि ये ऐसी चीजें हैं जो कि ऊपर ट्रायल में अभी तक एडजस्ट नहीं हुई हैं, यानी ये वो चीजें हैं जो मिस हो गई हैं, इनका इफेक्ट अभी तक नहीं लिया गया, तो वो लेंगे इसका इफेक्ट। जैसे पहली बात ही बताई जा रही है कि जी इन्वेंट्री क्लोजिंग पे 42,000 की है। अब क्लोजिंग इन्वेंट्री की एक एंट्री है जो रिकॉर्ड की जाती है, परपेचुअल में और पीरियोडिक में अलग अलग तरीकाकार है। परपेचुअल में इसकी क्या एंट्री होती है, परपेचुअल में इसकी क्या एंट्री होती है क्लोजिंग स्टॉक की, क्या चीज, स्टॉक डेबिट और कॉस्ट ऑफ सेल, क्या ख्याल है आपका, यही ख्याल है, नहीं मालूम, प्रॉफिट लॉस टू इन्वेंट्री, में परपेचुअल में कोई एंट्री नहीं होती है। उसकी वजह यह है कि परपेचुअल में तो इन्वेंट्री का अकाउंट साथ साथ अपडेट हो रहा होता है, और जो उसमें बैलेंस होता है बस वो बैलेंस आ जाता है। परपेचुअल में आप कहते हैं गुड्स खरीदते हैं तो आप कहते हैं इन्वेंट्री डेबिट, और गुड्स बेचते हैं तो आप कहते हैं इन्वेंट्री क्रेडिट, उसका बैलेंस खुद ब खुद निकल आता है, उसके बैलेंस को रिकॉर्ड करने की जरूरत नहीं होती है। लेकिन पीरियोडिक में जब आप गुड्स खरीदते हैं तो आप कहते हैं, जब गुड्स बेचते हैं तो आप परचेज को क्रेडिट नहीं करते, और इन्वेंट्री का अकाउंट आपके बुक्स में होता ही नहीं है, तो वहां पे इन्वेंट्री का अकाउंट पैदा करने के लिए उसकी एंट्री रिकॉर्ड करनी पड़ती है। सो क्लोजिंग इन्वेंट्री परपेचुअल में रिकॉर्ड ऑलरेडी हो चुकी होती है, इसके लिए रिकॉर्ड करने की जरूरत नहीं होती, जबकि पीरियोडिक में क्लोजिंग इन्वेंट्री को रिकॉर्ड करना होता है, वहां पे उसकी एंट्री लिखनी होती है। तो अब मुझे आप ये बताइए कि ये जो ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है ये परपेचुअल है या पीरियोडिक है, पीरियोडिक है, परचेजेस का अकाउंट नजर आ रहा है ना, पीरियोडिक है। और दूसरी बात, इसमें इन्वेंट्री ओपनिंग नजर आ रही है, क्लोजिंग नहीं नजर आ रही। अगर ये परपेचुअल होता तो इन्वेंट्री तो साथ साथ अपडेट हो रही होती, और वो इन्वेंट्री ट्रायल बैलेंस के अंदर मौजूद होती। ये ट्रायल बैलेंस में मौजूद नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि इन्वेंट्री का अकाउंट ही नहीं बना, इन्वेंट्री सिर्फ ओपनिंग पड़ी हुई है। वो पीरियोडिक में तो ऐसे ही होता है, बस ओपनिंग इन्वेंट्री पड़ी होती है, एंड पे हम फिर एक इन्वेंट्री बुक कर लेते हैं। तो इसीलिए ये यहाँ पे हम इसकी एंट्री रिकॉर्ड करेंगे। सो ये जो क्लोजिंग इन्वेंट्री है इसकी क्या एंट्री डलेगी, वो जो आपने बताई, इन्वेंट्री डेबिट
कॉस्ट ऑफ सेल क्रेडिट। कॉस्ट ऑफ सेल क्रेडिट होने का मतलब है परचेजेस क्रेडिट। बेसिकली कॉस्ट ऑफ सेल क्या है? ओपनिंग प्लस परचेज लेस क्लोजिंग। ये जो लेस क्लोजिंग है ये क्या है? ये ऊपर से माइनस ही हो रहा है ना, तो ये क्रेडिट बेसिकली उसी को शो कर रहा है। तो इन्वेंट्री डेबिट कॉस्ट ऑफ सेल क्रेडिट कितने से? 42,000 से। अब जब मैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाऊंगा, यानी जब मैं स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बनाऊंगा, जब मैं स्टेटमेंट ऑफ कंप्रिहेंसिव इनकम बनाऊंगा, तो मैं इस जर्नल एंट्री के इफेक्ट भी उन दोनों में डालूंगा। अब देखिए इन्वेंट्री डेबिट हुआ है, क्यों डेबिट हुआ है? क्या चीज करके डेबिट हुआ है? इन्वेंट्री क्या है? एक्सपेंस है, एसेट है। तो इसका मतलब है इन्वेंट्री को मैं स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में एसेट्स में जाके लिखूंगा। अच्छा, और क्रेडिट किसे की है? तो इसको मैं कॉस्ट ऑफ सेल में से जाके क्रेडिट यानी लेस कर दूंगा। ऐसे ही है। तो मुझे समझ में आ गई कि इस एडजस्टमेंट के दो ट्रीटमेंट है। जो एक ये कि मैंने इसको स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में एसेट्स में दिखाना है, दूसरा ये कि मैंने इसको अपनी कॉस्ट ऑफ सेल में से डिडक्ट करना है। ये दो काम करूंगा तो इसका काम पूरा हो जाएगा, अगर नहीं करूंगा तो नहीं होगा। अच्छा, नेक्स्ट क्या है? देयर आर एक्रूड वेजेस एंड सैलरीज ऑफ 800। अब 800 के एक्रूड वेजेस है, ये मैंने रिकॉर्ड नहीं की अभी तक, अब इसको रिकॉर्ड करते हैं। अब एक्रूड एक्सपेंस रिकॉर्ड करने की क्या एंट्री होती है? एक्सपेंस डेबिट एक्रूड एक्सपेंस क्रेडिट। इसका मतलब है इसकी एंट्री बनेगी वेजेस सैलरीज एक्सपेंस डेबिट टू एक्रूड वेजेस क्रेडिट। ये जो वेजेस डेबिट हुई है इसका क्या मतलब है? एक्सपेंस इंक्रीज हुआ है, तो इसको क्या करूंगा? तो जो ट्रायल बैलेंस में वेजेस दी हुई है उसमें जाके ऐड कर दूंगा। एक्सपेंस इंक्रीज हुआ है ना। और ये जो एक्रूड वेजेस क्रेडिट हुई है, ये क्यों क्रेडिट हुई है? ये मेरी लायबिलिटी है, ये मेरा पेएबल है, तो इसको क्या करूंगा? स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में लायबिलिटी में जाके लिख दूंगा। तो इसके भी दो इफेक्ट आ जाएंगे। अच्छा, तीसरी बात कहता है अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस आर प्रीपेड बाय 300। तो एक्सपेंसेस प्रीपेड हो तो क्या एंट्री होगी? प्रीपेड एक्सपेंस डेबिट टू एक्सपेंस क्रेडिट 300 से। अब प्रीपेड एक्सपेंस डेबिट होने का मतलब है एसेट डेबिट हुआ है, तो इसको एसेट्स में जाके लिख दूंगा। और एक्सपेंस क्रेडिट होने का मतलब है एक्सपेंस में से डिडक्ट कर दूंगा। क्रेडिट हो रहा है ना, एक्सपेंस कम हो रहा है, तो माइनस कर दूंगा। ये भी इफेक्ट पूरे हो गए। फिर the allowance for doubtful debt is to be adjusted so that it is 2% of the trade receivable। कहते हैं कि अलाउंसेस को 2% ऑफ रिसीवेबल होना चाहिए। अब रिसीवेबल हैं कितने? ट्रेड रिसीवेबल कितने हैं? 38,000। 38,000 का 2% 160। तो आपका जो अलाउंसेस फॉर बैड डेट है उसका ओपनिंग बैलेंस ऑलरेडी दिया हुआ है ट्रायल में 500, और कहता है होना कितना चाहिए? 760। तो क्या करेंगे? 260 की फर्दर रिकॉर्डिंग करेंगे और इसकी क्या एंट्री डालेंगे? बैड डेट डेबिट अलाउंसेस फॉर बैड डेट क्रेडिट। अच्छा जी, अब ये जो बैड डेट डेबिट हुआ है इसका क्या इफेक्ट होगा? एक्सपेंस में चला जाएगा। और ये जो अलाउंसेस क्रेडिट हुआ इसका क्या इफेक्ट होगा? ये क्या इफेक्ट होगा? ये रिसीवेबल में से जाके माइनस हो जाएगा। बेसिकली ऑलरेडी आपके पास अलाउंसेस कितने के पड़े हैं? 500 के। ये 260 आपने और बुक किया तो कुल कितने? 760। तो 760 को क्या करेंगे? रिसीवेबल में से जाके, ये भी बहुत वाज़ेह हो गई। और फिर डेप्रिसिएशन है, वो कहता है कि जी डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर एंडेड 31 मई शुड बी प्रोवाइडेड एज शुड बी प्रोवाइडेड। यानी इसका मतलब है कि अभी इस साल की डेप्रिसिएशन नहीं रिकॉर्ड की है, इट शुड बी प्रोवाइडेड। अभी ये प्रोवाइड करनी है, अभी ये लेनी है, अभी रिकॉर्ड करनी है, तो इस साल की डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड करते हैं। लैंड एंड बिल्डिंग पे कहता है 1.5% पर एनम ऑन कॉस्ट यूजिंग द स्ट्रेट मेथड। 1.5% ऑन कॉस्ट। 1,20,000
इसका 1.5% कितना है 1800, तो 1800 की डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड की जाएगी। क्या एंट्री डलेगी? डेप्रिसिएशन डेबिट टू अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट 1800 से। अब ये जो डेप्रिसिएशन डेबिट है ये क्या करेंगे? इसे एक्सपेंस में लिखेंगे जाके। जो अक्यूमुलेटेड क्रेडिट है क्या करेंगे? एसेट में से कुछ अक्यूमुलेटेड पहले से भी पड़ी हुई है, ये जो ओपनिंग है ये पहले से भी पड़ी हुई है 20,000 की। मजीद कितने की आ गई है? 1800 की। तो कुल अक्यूमुलेटेड कितनी हो गई? 21,800 की। तो बैलेंस शीट में जब मैं जाऊंगा, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में जब मैं जाऊंगा, तो वहां जाके एसेट में से अक्यूमुलेटेड डेप्शन कितनी माइनस करूंगा? 21,800। 20,000 जो पहले से थी ओपनिंग बैलेंस प्लस जो 1800 इस दफा हो रहा है, ये तो क्लोजिंग बैलेंस हो गया 21,800। 21,800 को जाके डिडक्ट कर दूंगा। अच्छा, इसी तरह दूसरी चीज है इक्विपमेंट। इक्विपमेंट के बारे में भी बता दिया है। इक्विपमेंट पे कहता है कि 25% स्पेंड मनी है यूजिंग रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। ओके, अब इक्विपमेंट के लिए भी यही एंट्री डलेगी, डेप्रिसिएशन टू अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। ये लेनी है 25% ऑफ रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। अब इक्विपमेंट रिड्यूसिंग बैलेंस क्या होता है? WDV यानी कॉस्ट लेस अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। तो इक्विपमेंट की कॉस्ट कितनी है? 80,000 और उसकी क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितनी है? 38,000। तो 80,000 नफी 38,000, 42,000। 42,000 का 25% 10,500। तो इसकी डेप्रिसिएशन 10,500 से रिकॉर्ड हो जाएगी। और उसके फिर वही दो इफेक्ट जाएंगे, जो डेप्रिसिएशन है वो एक्सपेंसेस में चला जाएगा, और जो क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है वो जाके इक्विपमेंट में से क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन में डिडक्ट हो जाएगा। क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अभी कितनी है? 38,000 की। 10,500 की और रिकॉर्ड की तो कुल कितनी हो गई? 48,500 की। तो जब मैं स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बनाऊंगा तो इक्विपमेंट में से कितनी क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन लेस करूंगा? 48,500। 38 से पहले से थी और 10,500 की जो मजीद आ गई है। अब अगर आप गौर करें तो ये जो नीचे हमें बहुत सी एडजस्टमेंट्स दी हुई हैं, इन सारों का इम्पैक्ट अभी हमने लेना है। सो मैं क्या करूंगा, मैं इस ट्रायल बैलेंस को पकड़ूंगा, सवाल हल करना शुरू करूंगा, और साथ साथ ये जो एडजस्टमेंट्स हैं इनके इफेक्ट जहां जहां डालने हैं वहां वहां डालता चला जाऊंगा। और जब मैं एंड पे पहुंचूंगा तो ये ट्रायल और जो उसकी पेंडिंग एडजस्टमेंट इन पे दी हुई उन सारों का इम्पैक्ट कंबाइन होके स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन और स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम की शक्ल में सामने आ जाएगा। ठीक है, ओके, परेशानी तो नहीं कोई? बताइए। अच्छा, तो ये वही वाली लेक्चर। ओके ओके ओके। अच्छा, अब ये जो मैंने सारी आपको एंट्रीज लिख के दिखाई हैं, ये एंट्रीज ऐसे लिखने की जरूरत नहीं होती। ये तो मैंने आपको समझाने के लिए लिख लिख के बताई है कि इसकी ये एंट्री होगी, इसकी ये एंट्री होगी, इसकी ये एंट्री होगी। जब हम सवाल हल कर रहे होते हैं तो ये सारा कुछ हमारे दिमाग में चल रहा होता है। हम क्या करते हैं, हम पढ़ते हैं और सोचते हैं कि इसका क्या फर्क जाएगा दिमाग में। उस दिन में ख्याल आ जाता है कि इसमें ये चीज डेबिट हो गई, ये चीज क्रेडिट हो गई, तो हम क्या करते हैं, हम जाके स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल में वो जमा तफरीक जहां जहां करना होता है वो कर देते हैं। किसी भी एंट्री को हमने लिखना, यानी किसी भी एडजस्टमेंट की एंट्री ये जो मैंने सारी बनाई है ऐसे लिखने की जरूरत नहीं है। हाँ, किसी एंट्री के लिए आपको लगता है कि आपको वर्किंग करने की जरूरत है तो वर्किंग जरूर बना लीजिए। जैसे मैंने यहाँ पे ये वर्किंग बनाई कि 80,000 नफी 38,000 40,000 25%, 10,000, ये मैंने वर्किंग बनाई है। इस तरह ये जो अलाउंसेस फॉर बैलेट का मैंने टी अकाउंट बनाई है, वर्किंग बनाई है। तो वर्किंग अगर आप बनाना चाहते हैं उसमें कोई मुजायका नहीं है, लेकिन ये जर्नल एंट्रीज मुझे लिख दिखाने की जरूरत नहीं होती है अनलेस के क्वेश्चन मुझसे पूछ ले, या तो वो मुझे कह दे कि भाई ये जो जितनी भी नीचे एडजस्टमेंट दी हुई हैं इनकी जर्नल एंट्रीज भी शो करें, फिर मैं एंट्रीज लिख लिख के दिखाऊंगा। अदरवाइज मुझे ये जर्नल एंट्रीज लिखने की जरूरत नहीं है। अच्छा जी,
अब हम इस सवाल को अटेम्प्ट करते हैं, बनाते हैं स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन और स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। अब सवाल हम सारा पढ़ चुके हैं, हमारी सवाल से काफी वाकफियत हो चुकी है, लेकिन मैं अब इस सवाल को नए सिरे से पढ़ूंगा और ऐसे पढ़ूंगा जैसे पहली मर्तबा पढ़ रहा हूँ, ताकि आपको अंदाजा हो कि जब इस तरह का सवाल हल किया जाता है तो क्या तरतीब फॉलो की जाती है। तो सबसे पहले मैंने देखा स्टीवन की फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस 31 मई 2013 का ईयर एंड है। ओके, नहीं यही करेंगे, इस पर टाइम लगा लिया, अब इसको हल भी करेंगे। दी फॉलोइंग ट्रायल 31 May 2013 दी एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। मुझे इस लाइन में से दो बातें पता चल गई, एक ये कि सोल ट्रेडर है, दूसरा इसका ईयर एंड 31 मई 2013। ओके, अब अगला स्टेप क्या है, पूरा सवाल स्किप करूंगा और जाके मैं देखूंगा कि इसकी रिक्वायरमेंट क्या है। लिखा है प्रीपेयर स्टीवन चीज स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम फॉर द ईयर एंडेड 31 May 2013 एंड हिज स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एज एट दैट डेट। तो दो चीजें मांगता है, एक वो कहता है कि स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम बना दें इस साल की, और एक वो कहता है कि स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बना दें 31 मई 2000। अगर आप गौर करें यहाँ पे अल्फाज के चुनाव को जरा गौर से देखिए, यहाँ लिखा है स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम फॉर द ईयर, और यहाँ लिखा है स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एज एट दैट डेट। दोनों में फर्क क्या है? दोनों में फर्क ये है कि एक स्टेटमेंट पीरियड की बन रही है, कि भाई जिस तरह मैं आपसे कहूं कि बताओ पिछले एक हफ्ते में क्या किया, तो अब आप मुझे ये एक्टिविटी बता रहे हैं कि जनाब फलां तारीख से लेके फलां तारीख उस 7 दिनों के दरमियान मैंने ये किया ये किया ये किया ये किया। स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम दरअसल उस पीरियड की स्टेटमेंट है कि बताओ तुमने एक साल में क्या किया। मैं बताऊंगा जनाब इस एक साल में मैंने इतनी सेल की है, इतनी मेरी परचेज है, इतने मेरे खर्चे हैं, इतना मेरा मुनाफा है, यानी इस एक साल में मैंने क्या किया। और ये जो दूसरी स्टेटमेंट है स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, ये मुझे ये नहीं कह रही कि बताओ तुम्हारी एक साल में फाइनेंशियल पोजीशन क्या थी, तो कह रही है बताओ आज तुम्हारी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है एज एट 31 May 2013, 31 मई 2013 वाले दिन तुम्हारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या है, फाइनेंशियल पोजीशन क्या है। फाइनेंशियल पोजीशन तो किसी मौके पे ही बताई जा सकती है, यानी किसी मोमेंट की होती है। यूनिवर्सल में आपसे पूछता हूं कि बताएं आपकी जायदाद कितनी है, आप क्या बताएंगे? यही बताएंगे ना कि अब कितनी है, इतनी बताएंगे कि 6 महीने पहले कितनी थी, या साल पहले कितनी थी, 5 साल पहले कितनी थी। जब ये तो नहीं बताएंगे कि पिछले 5 सालों में आपने कितनी प्रॉपर्टियां खरीदी हैं और कितनी बेची हैं। दैट इज समथिंग फॉर द पीरियड, कि भाई फॉर द पीरियड तुमने क्या किया। तुम बताओ आज फलां तारीख है, बताओ तुम्हारी जायदाद कितनी है। तो ये स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एज एट बनती है, एज एट 31 मई, 31 मई वाले दिन मेरी फाइनेंशियल पोजीशन क्या थी। 31 मई वाले दिन क्या थी भाई? 31 मई वाले दिन मेरे इतने रिसीवेबल, मेरे इतने पास, मेरे पास कैश था, इतने मेरे लाइबिलिटियां थी, इतने मेरे लोन थे, इतना मेरा कैपिटल था, इतने मेरी प्रॉपर्टी वाले इक्विपमेंट थे, वगैरह वगैरह, इतनी इन्वेंट्री थी। सब क्या है 31 मई वाले दिन। क्यों? दिन रिसीवेबल भी बदल जाएगा, किसी से पैसे मिल जाएंगे, किसी को और सेल हो जाएगी, रिसीवेबल बदल जाएगा, कैश भी बदल जाएगा, खर्चा करूंगा कैश चेंज हो जाएगा, इन्वेंट्री बदल जाएगी, गुड्स बेचूंगा इन्वेंट्री बदल जाएगी। तो अगले ही लम्हे में मेरे एसेट्स बदल सकते हैं। तो इसीलिए मैं किसी पॉइंट पे बता रहा हूँ कि भाई 31 मई 2013 की शाम को जब मेरा बिजनेस क्लोज हुआ है तो मेरी फाइनेंशियल पोजीशन क्या थी। ठीक है, दैट इज वाई इसके साथ लिखा जाता है एज एट। कोई भी ऐसी स्टेटमेंट जो किसी खास पॉइंट पे बताई जा रही है वो हमेशा एज एट होगी, और कोई भी स्टेटमेंट जो किसी एक पीरियड का अहाता कर रही होगी वो फॉर द पीरियड होगी। ठीक है, जैसे आपको याद हो हमने शुरू में एक स्टेटमेंट का तस्करा किया था, उसका नाम था स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज। स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज ये कंपनी के कैश फ्लोज की स्टेटमेंट होती है। ये स्टेटमेंट बताती है कि ड्यूरिंग द ईयर आपकी कैश इनफ्लोज क्या हुए और आउटफ्लोज क्या हुए। ठीक, अब मुझे बताइए ये जो मैंने बात आपको बताई है इससे आपको क्या समझ में आता है?
ये स्टेटमेंट एज एट 31st May 2013 होगी, ये स्टेटमेंट फॉर द पीरियड ऑन 31st May 2013 होगी, फॉर द पीरियड होगी, क्योंकि इसमें मैं क्या बता रहा हूँ कि पूरे साल में क्या लेन देन हुआ, क्या इनफ्लोज हुए, क्या आउटफ्लोज हुए। तो ये पीरियड की स्टेटमेंट है, ये नहीं है कि 31 मई वाले दिन क्या था, नहीं, हम बता रहे हैं इस साल में मैंने क्या किया। ठीक है, तो इसलिए जब भी आपको कोई ऐसी स्टेटमेंट नजर आएगी जिसमें किसी एक पीरियड की डिटेल दी जा रही होगी, वो हमेशा फॉर द पीरियड कहलाएगी। मैं लफ्ज फॉर द पीरियड इस्तेमाल कर रहा हूं, आप यहाँ पे पीरियड की जगह पे रेलेवेंट चीज इस्तेमाल कर सकते हैं। मसलन अगर साल है तो फॉर द ईयर एंडेड, अगर मंथ है तो फॉर द मंथ एंडेड, अगर क्वार्टर है तो फॉर द क्वार्टर एंडेड। क्योंकि मैं एक आम अंग्रेजी में बात कर रहा हूं तो मैं कह रहा हूँ फॉर द पीरियड एंडेड, वो पीरियड कुछ भी हो सकता है, जो भी आप हो वो लिख लीजिएगा। तो यहाँ पे हमारा पीरियड क्या है, एक साल, तो हम लिख सकते हैं फॉर द ईयर एंडेड ऑन 31st May 2013, कि मेरा वो साल जो खत्म हो रहा है 31 मई वाले दिन, इस पूरे साल में मैंने क्या किया। अच्छा, ओके, तो तरतीब में मैंने सब काम क्या किया, थोड़ा सा मैंने शुरू से देखा तो क्या चीज, व्हाट इज दिस अबाउट, एंड और मैं चला गया रिक्वायरमेंट। अब रिक्वायरमेंट मैंने पढ़ ली, अब अगला काम क्या करूंगा, ये जो एडजस्टमेंट्स हैं इनको एक सरसरी सी नजर डालूंगा, सरसरी सी नजर। क्या, मसलन इन्वेंट्री है, एक्रूड वेजेस हैं, ऑपरेटिंग एक्सपेंस प्रीपेड हैं, अलाउंस फॉर बेडेट है, डेप्रिसिएशन लैंड की इक्विपमेंट की, बस कितनी बात समझ में आ गई। इससे मुतल्लिक ऊपर ये जो जो चीजें आई हैं उनको मार्क कर लूंगा। मसलन डेप्रिसिएशन आई है, इक्विपमेंट की भी और बिल्डिंग की भी। इन्वेंट्री से मुतल्लिक एक चीज आई है, वेजेस से मुतल्लिक आई है, बेडेट या अलाउंसेस फॉर बेडेट से मुतल्लिक आई है, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस से मुतल्लिक बात आई है, बस। इन्वेंट्री, अप्रूव्ड, ये और पूरा होगा। सो जहां जहां पे जिन चीजों की रेलेवेंस थी मैंने क्या किया, उनके साथ कोई मार्क लगा लिया, टिक लगा लें, डॉट लगा लें, स्टार लगा लें, चूहा बना दें, जो मर्जी कर लें, आपने कोई निशानी लगानी है, जस्ट एक ऐसी निशानी जिससे आपको इससे मुतल्लिक कोई एडजस्टमेंट है, ताकि जब आप सवाल हल कर रहे हो तो जब आप करते 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 यहाँ पे पहुंचे तो आप जस्ट इसको भूल ना जाएंगे, नीचे एक एडजस्टमेंट भी है, आपको याद आ जाएगा कि वेजेस के मतलब एडजस्टमेंट भी है। यहाँ तो अगर आप देखें ना तो एडजस्टमेंट 4-5 थी और कि मैंने आपके साथ एक एक एंट्री पढ़ी थी, इसलिए सारी एडजस्टमेंट बनी याद थी। अगर ये मैंने बिल्कुल पहली दफा पढ़ा होता तो शायद सारी बातें आपको याद भी ना रहती। मसलन ये एडजस्टमेंट है भी ज्यादा। अब जब आप इसको सर्चरी नजर डालेंगे तो आप क्या कहेंगे, आप कहेंगे गुड्स रिटर्न बाय कस्टमर, ओके, से रिटर्न हुई है कोई, प्रिंटर वाज एक्वायर्ड फ्रॉम काजी, एनुअल रेंट इतना था, एडवांस दिया था, प्रिंटर परचेज इस तारीख को, प्रिंटर की रेंट की एडजस्टमेंट भी है। तो यहाँ से दो चीजें नजर आ रही हैं कि एक प्रिंटर को खरीदा है और एक उसका को रेंट है। अब प्रिंटर और रेंट, अब मैं क्या करूंगा, मैं इसमें से देख लेता हूँ यार प्रिंटर और रेंट से मतलब कुछ है, कुछ है ठीक, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट से मतलब तो प्रिंटर हो गया, और जो रेंट है वो इसे एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस में कहीं शामिल होगा, तो मैंने उसको मार्क कर दिया। अच्छा, सेल्स रिटर्न का तस्करा हुआ था तो मैंने सेल्स रेवेन्यू को मार्क कर दिया, और जाहिर है सेल्स रिटर्न की बात होगी तो रिसीवेबल भी हिट हो जाएगा, तो यहाँ भी मार्क कर दिया। आप ना भी करें, जब आप इसकी काम करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो भी आ जाएगा, तो ये आपने मार्क कर दिया। उसके बाद डेप्रिसिएशन है, इंश्योरेंस प्रीमियम है, अदर इनकम में कुछ एडजस्टमेंट है। अच्छा जी, अब इंश्योरेंस प्रीमियम अगेन वो कहाँ होगा, वो कहीं इसी एडमिनिस्ट्रेटिव में ही होगा, और डेप्रिसिएशन था तो क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन साथ मार्क कर दिया। अदर इनकम है, फिर रिसीवेबल है, फिर बैंक लोन का इंटरेस्ट है, अदर इनकम है, रिसीवेबल इंटरेस्ट है, और ये अदर इनकम है, रिसीवेबल है, और इंटरेस्ट, ये इंटरेस्ट है।
आपने, अब मुझे नहीं पता एडजस्टमेंट में तफसील क्या है, वो तो मैं पढ़ूंगा तो पता लगेगा, लेकिन मुझे नंबर जो है उससे मैंने मार्क कर लिया। अब मैं सवाल हल करना शुरू कर सकता हूँ। एक और तरीका का क्या हो सकता है कि आप बजाय स्टार लगाने के एडजस्टमेंट का नंबर लगा लें। मसलन एडजस्टमेंट नंबर 1, तो आप यहाँ पे लिख लें मसलन 1, तो यू विल रिमेंबर कि भाई इससे मुतल्लिक एक नंबर में कोई एडजस्टमेंट है। ठीक है, इस तरीके से भी, तो ये मैंने कहा ना, ये आपका अपना तजर्बा है, हर एक का अपना एक अंदाज है। आप सवाल करेंगे तो आपको, आपका किसी का किसी तरह दिल करेगा, किसी का किसी तरह करेगा, इसलिए मैंने कहा ये आपकी मर्जी है। आप स्टार लगाएं, टिक लगाएं, डॉट लगाएं, एडजस्टमेंट का नंबर लिखें। समहाउ द ऑब्जेक्टिव इज दैट यू शुड नॉट फॉरगेट कि इसके साथ नीचे एक चीज दी है और उसका ट्रीटमेंट करना है। कोई बात नहीं, अभी इससे बड़े भी देखेंगे आप। जी जी ओके। अब मैं ये सवाल हल करने लगा हूं। मैंने यहाँ लिखा स्टीवन ची। अच्छा, अब आपकी जो रजिस्टर है, इस रजिस्टर पे कोशिश करें तो आपका सवाल शुरू हो सकता है, मुमकिन है कि आपने यहाँ तक काम किया हुआ है। एग्जाम की बात कर रहा हूँ कि आपने यहाँ तक काम किया हुआ है, तो ये जो पेज आगे खाली है इसको खाली, मेरा नया सवाल नए सिरे से शुरू करते हैं। आई कैप की गाइडलाइन ये होती है, नया सवाल नए सिरे से शुरू करें। अब नया सवाल आपका यहाँ से शुरू होगा। ये भी मुमकिन था कि यहाँ तक आप काम कर चुके हो तो नया सवाल यहाँ से शुरू होता है। अब ये दो अलग अलग बात, नया सवाल शुरू होगा तो यहाँ, और अगर नया सवाल यहाँ से शुरू होगा तो आपके पास 2 सफ़े हैं। ये दो अलग अलग चीजें हैं। अगर तो आप ऐसी सिचुएशन पे आ गए हैं कि यहाँ पर एक सफा है, यहाँ स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम बना दीजिए और यहाँ स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, दोनों सफा पे भुजा को, एक तरफ इक्विटी लायबिलिटी, एक तरफ एसेट्स। और अगर आप ऑलरेडी यहाँ खड़े हैं और आपका तो यहाँ स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बनाइए और स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम को आगे ले जाइए, सो दैट आपकी कहीं ऐसी सिचुएशन पेश आ जाए कि आप स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम यहाँ बना दें, फिर इधर लिखी हो और लायबिलिटी इधर लिखी हो, अब आप सभी पढ़ते रहेंगे। बात समझ, मैं उसको वर्ड करा रहा हूँ कि आपने स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन आप सामने बनानी है, सो आपको स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में सफे ना पलटने पड़े। अदरवाइज आपकी प्रैक्टिस हो जाए तो जैसे मर्जी कर लें, मुझे उसमें कोई एतराज नहीं। मैं पर्सनली प्रेफर करता हूँ कि अगर मेरा कोई एक आध सफा ऐसा रह जाए तो मैं उसको ब्लैंक ही छोड़ देता हूँ, पीछे मैं उसको लिखूंगा लेफ्ट ब्लैंक और यहाँ से शुरू करूंगा स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन और फिर अगले से स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। दुनिया में जो तरतीब फॉलो की जाती है उसमें स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन पहले बनाई जाती है और स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम बाद में बनाई जाती है। ठीक है, लेकिन ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। आप स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम पहले भी बना सकते हैं और स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बाद में भी बना सकते हैं। ठीक है, बनाने से मुराद बनाना नहीं है हाथ से, बनाने से मुराद है उसको प्रेजेंट करना, शो करना। तो स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन पहले शो की जाती है, प्रेजेंट की जाती है और स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में प्रेजेंट की जाती है। आप अगर इसको उलट भी कर तो ये गलत नहीं है, अकाउंटिंग के लिए फिर भी ठीक ही रहेगा। सो अगर पहले स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम प्रेजेंट हो रही है और बाद में स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन प्रेजेंट हो रही है, फिर भी ये ठीक ही तस्वर किया जाएगा। ओके, सो ये वो 2 सफ़े हैं, इसको आप 2 सफ़े समझिए, ये एक सफ़ा है और ये दूसरा सफ़ा है, और इसको तीसरा सफ़ा समझिए। ठीक है, ये 2 सफ़े और वो तीसरा सफ़ा। इस साइड पे इक्विटी प्लस लायबिलिटी और इस साइड पे एसेट्स। अच्छा, इसमें भी अगर आप एसेट्स को लेफ्ट साइड पे लिख दें और इक्विटी लायबिलिटी को राइट साइड में लिख दें तो भी ठीक है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगेन दुनिया में जो
जब टी की शक्ल में स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बनती है तो आमतौर पे एसेट्स को इधर दिखाया जाता है और इक्विटी लायबिलिटी को उधर दिखाया जाता है जब टी की शक्ल में बनती है। अदरवाइज ये कोई रूल नहीं है कि इसको इधर ही दिखाना है, आप उसको लेफ्ट पे भी दिखा सकते हैं। ये सारी बातें मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि आपके ऊपर ये वाजे रहना चाहिए कि कौन सी चीज असूलन स्टैंडर्ड की रिक्वायरमेंट है और कौन सी चीज हमारी चॉइस है। ये हमारी चॉइस है कि हमने इसका फॉर्मेट क्या बनाना है, ये भी हमारी चॉइस है कि हमने इसमें लेफ्ट राइट क्या रखना है, ठीक है ना। ये भी हमारी चॉइस है कि हमने इसको जैसे भी मैंने कहा कि ये ऐसे टी की शक्ल है तो टी के बजाय आप इसको दूसरी शक्ल में भी बना सकते हैं, यानी एसेट्स, यहाँ सारे एसेट्स आ गए और फिर इक्विटी जमा लायबिलिटी और ये इक्विटी लायबिलिटी। ये क्या है, टॉप डाउन। ऊपर वाला जो था वो लेफ्ट राइट था, ये है टॉप डाउन, ये भी ठीक है। ये फॉर्मेट बिल्कुल हमारी चॉइस पे होते हैं, जैसे हम बनाना चाहें हम बना सकते हैं। स्टैंडर्ड की इस पे कोई कदगन नहीं है कि आपने इसका फॉर्मेट यही रखना है। ओके, इसका टाइटल मैं क्या लिखूंगा, इसका टाइटल मैं लिखूंगा स्टीवन जी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन as at 31st May 2030। और इसी तरह उसका टाइटल मैं क्या रखूंगा, वो आ जाएगा स्टीवन जी स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, और यहाँ लिखूंगा मैं फॉर द ईयर एंडेड ऑन 31st May 2030। ये टाइटल देना जो है वो जरूरी होता है। IAS 1 की रिक्वायरमेंट है कि जो आपकी स्टेटमेंट्स हैं उसके ऊपर टाइटल मौजूद होना चाहिए। ये नहीं, वो यूं नहीं कहता कि टाइटल होना चाहिए, वो लिखता है कि आइडेंटिफिकेशन होनी चाहिए। ये उसकी आइडेंटिफिकेशन, ये किस कंपनी की स्टेटमेंट है, ये उसका नाम है आइडेंटिफिकेशन। ये क्या बन रहा है, ये स्टेटमेंट का नाम है, और ये किस पीरियड का बन रहा है, ये स्टेटमेंट की तफसील है। तो बेसिकली ये जो ऊपर मैंने 3 चीजें लिखी हैं ये दरअसल आइडेंटिफिकेशन है कि ये किस कंपनी की है, ये क्या चीज बन रही है और ये किस पीरियड की बन रही है। तो इससे पता चल रहेगा और आगे फिर हम उसको सॉल्व करेंगे। ओके, आइए अब हम इसको हल करते हैं। सबसे पहले लिखा है लैंड बिल्डिंग 1,20,000। तो मैंने यहाँ के लिखा प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट लैंड बिल्डिंग 1,20,000 लेस accumulated। अब मैं क्या करूंगा, वर्किंग बनाऊंगा। यहाँ के मैंने लिखा लैंड बिल्डिंग डेप्रिसिएशन, वो मैंने वर्किंग की 1,20,000 का 1.5%, मेरे पास जवाब आ गया 1,800। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन पहले मेरे पास कितनी है, मेरे पास है 20,000 की एक्यूमुलेटेड। मैंने यहाँ लिखा एक्यूमुलेटेड इज 20,000 जमा 1,800, तो कितनी हो गई 21,800। तो मैंने यहाँ आके 21,800 लिख दिया। अब अगर आप गौर करें तो ये एक फैक्ट, दो फैक्ट लेंगे। डेप्रिसिएशन डेबिट किधर जाएगी, एक्सपेंसेस में, वो नहीं वितक में लेके गया, वो भी लेके जाएंगे। अब मैं यहाँ का फॉर्मेट बनाता हूँ, सेल लेस कॉस्ट ऑफ सेल ग्रॉस। अब प्रॉफिट आएगा कि लॉस आएगा मुझे नहीं पता,
ठीक है ना। अभी मैंने कौन सा सवाल हल कर लिए, हो सकता है सेल का प्रोसेस से ज्यादा हो तो लॉस आ जाएगा। मैं दो काम कर सकता हूँ, या तो ग्रॉस लिख के खाली छोड़ दें, जब हम हल करेंगे तो पता लग जाएगा कि नफा एक नुकसान है, उसके मुताबिक लॉस आगे लिख लेंगे। क्या आप कहते हैं यार लिख के जान छुड़ाओ, आप लिखेंगे प्रॉफिट स्लैश लॉस। ठीक है, अब अगर प्रॉफिट आया तो वो पॉजिटिव आ जाएगा, और अगर नेगेटिव में आया तो वो लॉस आ जाएगा। आपने एक ही लिख दिया प्रॉफिट स्लैश लॉस, अब जो भी जवाब होगा वही होगा, वो पॉजिटिव होगा तो प्रॉफिट होगा, नेगेटिव होगा तो लॉस होगा। दोनों तरह से आप कर सकते हैं। उसके बाद आपने लिखा एक्सपेंसेस, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जी, वो भी लिख लेंगे ऑपरेटिंग एक्सपेंस। अदर इनकम यहाँ लिखना लाजमी नहीं होता है, ऐसी भी अदर इनकम नीचे लिखी जाती है। सबसे पहले लिखते हैं सेल, फिर लिखते हैं कॉस्ट ऑफ सेल, फिर लिखते हैं ग्रॉस प्रॉफिट, फिर लिखते हैं ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस होते हैं, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस होते हैं, अदर एक्सपेंसेस होते हैं। उसके बाद बारी आती है अदर इनकम की, और फिर हम आते हैं नीचे तो हमारे पास आ जाती है फाइनेंस कॉस्ट, और मजीद नीचे आते हैं तो हमारे पास आ जाता है प्रॉफिट। तो ये तरतीब चल रही है दुनिया में जो पॉपुलर है। अलबत्ता जिस तरह आपने कहा कि अदर इनकम को ऊपर लिख लें, तो अगर ऊपर लिख लें तो ये किसी अकाउंटिंग के स्टैंडर्ड की वायलेशन नहीं है, बट ये दुनिया में राइज नहीं है। चीज होती है कि वो सही है या गलत है, सही है लिख सकते हैं, लेकिन क्या वो दुनिया में ऐसा हो रहा है? ऐसा हो नहीं रहा है। अदर इनकम को नीचे आगे लिखा जाता है। इंटरेस्ट वगैरह उसको आमतौर पे अलग से आखिर में दिखाया जाता है, प्रॉफिट से इमीडिएटली पहले। ठीक है, एक्सपेंस फाइनेंस कॉस्ट है ना, एक्सपेंस की बात हो रही है। ठीक है, अच्छा ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में मैंने यहाँ आगे लिखा डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, और उसमें इसकी डेप्रिसिएशन कितनी है? 1800 जमा। तो ऊपर कॉस्ट ऑफ सेल में आएगा। कैरेज इनवर्ड क्या है? इन्वेंट्री खरीद के लाने की कॉस्ट है। तो हमने पढ़ा था इन्वेंट्री में कि इन्वेंट्री को एक्वायर करके अपने काम तक लाने, रेडी फॉर सेल करने तक जितने भी पीछे खर्चे लगे हैं वो सब इन्वेंट्री में जमा होते हैं। तो इसका मतलब अगर कैरेज इनवर्ड की कॉस्ट लगी है, यानी गुड्स जो आई हैं उनके ऊपर कॉस्ट लगी है, तो वो कहाँ परचेजेस में जमा हो जाएगी। तो हम लिखेंगे कॉस्ट ऑफ सेल के अंदर उसको शामिल करेंगे। अच्छा जी, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस मैंने क्या लिखा? 1800। मैंने इस तरह क्यों लिखा? क्योंकि भी एक और डेप्रिसिएशन भी आनी है, उसको भी इसमें जमा करूंगा और फिर टोटल को आगे कॉलम में लिख दूंगा। ये काम मैं वर्किंग में नीचे आके भी कर सकता हूँ। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, लैंड एंड बिल्डिंग 1800, इक्विपमेंट इतनी, दोनों को जमा करूं, जो जवाब है वो आके यहाँ, ऐसा भी हो सकता है। ओके, अब अगर आप गौर करें तो मैंने क्या किया है, मैंने जो दो फैक्ट थे वो दोनों के दोनों डाल दिए, यानी डेप्रिसिएशन डेबिट एक्सपेंस में जाके लिख दिया, एक्यूमुलेटेड क्रेडिट यहाँ पे शामिल कर दिया। दोनों डेबिट और क्रेडिट मेरा पूरा हो गया। अगले पॉइंट पे चलते हैं। ये भी वर्किंग थी जो मैंने अंदर ही जमा तफरीक कर दी। अगर नीचे आपने वर्किंग बनाई है तो फिर बेहतर ये होता है कि उसका ऊपर रेफरेंस दे दिया जाए, ना दें तो चल जाता है। नेक्स्ट क्या है? इक्विपमेंट। इक्विपमेंट कितने का है? 80,000 का, और 38,000 की एक्यूमुलेटेड है। अब मैं इक्विपमेंट की बात करता हूँ। इक्विपमेंट कितने का? 80,000 का, लेस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। अब एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितनी है? 38,000 की, लेकिन अभी उसकी वर्किंग करनी है। मैंने यहाँ के कहा इक्विपमेंट कॉस्ट 80,000, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ओपनिंग 38,000, WDV 42,000, डेप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ 25%, 10,500। टोटल एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ओपनिंग 38,000 जमा फॉर द पीरियड, इस दफा जो 10,500, टोटल हो गई 48,500। अब दो चीजें हो गई, एक तो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस निकल आया 10,500 का, और एक एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन निकल आई 48,500 की। अब मैं क्या करूंगा, ये दोनों को ऊपर जाके इस्तेमाल कर लेता हूँ। यहाँ मैंने लिखा एक्यूमुलेटेड 48,500, फिर माइनस हो गया तो पीछे बचा हमारे पास 31,500।
और इसी तरह यहाँ पे मैंने आके लिख दिया 10,500, तो टोटल डेप्रिसिएशन हो गई 10, 11, 12,300। इससे क्या हुआ, दोनों इफेक्ट फिर पूरे हो गए। मैंने इसी अंदाज में एक तरतीब को फॉलो करना है, यानी पहली आइटम पकड़ी, उसकी एडजस्टमेंट पकड़ी, हल कर दिया, दूसरी आइटम पकड़ी, उसकी एडजस्टमेंट पकड़ी, हल कर दिया, तीसरी आइटम पकड़ूंगा, उसकी एडजस्टमेंट पकड़ूंगा, हल कर दूंगा, चौथी आइटम पकड़ूंगा, अगर उसकी एडजस्टमेंट है तो डालूंगा, नहीं है तो मैंने तो फॉलो करते हुए एक एक आइटम को लेके पूरा सवाल हल कर देना। कोई चीज इधर आनी होगी इधर डाल दूंगा, कोई चीज इधर आनी होगी इधर डाल दूंगा, कोई चीज इधर आनी होगी इधर डाल दूंगा, जो चीज इधर जानी है साइमल्टेनियसली। एसेट आएगा एसेट में डाल दूंगा, लायबिलिटी आएगी लायबिलिटी दूंगा, इक्विटी आएगी कैपिटल में डाल दूंगा, इनकम आएगी प्रॉफिट लॉस में डाल दूंगा, जो चीज आती जाएगी वो वहां डालता जाऊंगा साइमल्टेनियसली। और इस तरह से जब एंड पे पहुंचूंगा तो मेरा मुकम्मल हो चुका होगा और दोनों चीजें बेयक वक्त मुकम्मल हो चुकी होंगी। ठीक है, ये तरीकाकार है। इस तरीकाकार के मुताबिक आपने सवाल को हल करना है। सिर्फ एक चीज और बता दूं, मैंने वहां लिखा है कॉस्ट ऑफ सेल्स, आइटम नहीं है, ये तो वर्किंग वाली आइटम है, लिहाजा मुझे इसकी वर्किंग में आनी पड़ेगी। मैं लिखूंगा कॉस्ट ऑफ सेल्स, इसमें मैं लिखूंगा ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस लेस क्लोजिंग स्टॉक, और फिर जो जवाब आएगा ये जाके उठा के ऊपर मैं कॉस्ट ऑफ सेल में डाल दूंगा। तो इस तरीके से इस सवाल को अटेम्प्ट करना है। अब ये मैं सवाल, यही वाला सवाल आपको असाइन करता हूँ कि आपने इसको इसी अंदाज में पूरा सवाल जो है वो हल करना है। साइमल्टेनियसली आपने स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन भी बनानी है, स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम भी बनानी है। ठीक है, और जब ये हो जाए तो उसके बाद आपने ये वाला जो नहीं, ये नहीं, ये भी नहीं, उसके बाद ये वाला सवाल, ये जो है ना बजंग आमद लिमिटेड, इस सवाल को भी ट्राई करना है। तो ये एग्जांपल 7 बजंग आमद लिमिटेड और एग्जांपल 5 जो मैंने आज आपके साथ डिस्कस की है स्टीवन जी, 4 और 7, ये दो एग्जांपल हैं, इनको आज आप कोशिश कीजिएगा, जैसे तैसे करके आपने ये करनी है। ओके, थैंक यू वेरी मच।